जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, गजब सी एक सिचुएशन ये रहती है कि जब एक पर्टिकुलर पावर का राइज होता है तो वो दो तरफ लड़ रही होती है। एक तरफ जो पहले से एक पावर है और जो इस सत्ता पर कब्जा बनाए रखे हुए है उससे, और एग्जैक्टली उसी टाइम वही पावर दूसरी तरफ भी लड़ रही होती है। दूसरी तरफ वो एक ऐसी राइजिंग पावर से लड़ रही होती है जो आज नहीं तो कल भविष्य में उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर सकती है। ऐसा ही कुछ हाल चाइना के साथ है। चाइना आज के दिन बहुत जबरदस्त लेवल पर अमेरिका के और यूरोप के ऊपर यूरोप पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। लेकिन चाइना जो है उसको इंडिया से उतना ही डर लग रहा है जितना एक समय पर अमेरिका को चाइना से लग रहा था। और अमेरिका तो सुपर पावर बन चुका था, उसके बाद उसने रशिया को ग्रो करने का मौका दिया, चाइना को ग्रो करने का मौका दिया या सपोर्ट किया। लेकिन इंडिया चाइना के साथ ट्रेजेक्टरी में पीछे भले ही है, लेकिन उसी ट्रेजेक्टरी पे काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में चाइना की सरदर्दी बनती है। लेकिन क्या इंडिया इस चीज को इग्नोर कर रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन चालबाजियां क्या है, शह और मात क्या है? और एक चाल जो इस समय पर ईरान में चली जा सकती है, जहां जो अगर कामयाबी से चल दी गई या कामयाबी से वो कदम उठा लिया गया तो गारंटी है अमेरिका मतलब इंडिया ईरान के अंदर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होगा और चीन वहां हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इस चीज पर डिस्कशन शुरू करूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, इंडियन एवेंजर्स के ऊपर भारत के जो महान योद्धा हैं उनकी जीवनी, उनके किस्से कहानियों की शुरुआत मैं कर चुका हूं। उस चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, उन वीडियोस को देखें और हमें सपोर्ट करें कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली अच्छा है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है यहां पर इंडिया चाइना रिलेशंस। अगर आप यहां देखते हैं, मतलब इंडिया चाइना रिलेशंस नहीं, ईरान के अंदर इंडिया कोई ऐसी चाल चल जाए तो पहले इस नक्शे को देखिए। यहां ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के चारों तरफ आपको जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, इवन बांग्लादेश तक के अंदर, वहां आपको दिखेगा कि इंडिया को घेरने के या इंडिया के चारों तरफ ये नेटवर्क है। ऊपर रोड प्रोजेक्ट है, रेल एंड रोड प्रोजेक्ट है जो कि चाइना डेवलप कर रहा है, और नीचे की तरफ यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर सी पोर्ट्स का सीरीज बनाई जा रही है जो इंडिया के चारों तरफ है। हालांकि चाइना इसमें दावा खुलकर यह कर रहा है कि वो इन सब चीजों को इसलिए डेवलप कर रहा है ताकि वन बेल्ट वन रोड, जो पहले नाम था आज के दिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि चाइना जो है वो मतलब वो दावा जो करता है वो कहता है कि इससे चाइना का ट्रेड जो है दुनिया के दूसरे देशों से बढ़ेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि चाइना का ट्रेड बढ़ने से ज्यादा असलियत में यहां इस पूरे इलाके में चीन अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। और भारत जिस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर मौजूद है और जिस तरीके से इंडिया के पास पॉपुलेशन से लेकर दूसरी चीजों का एक पोटेंशियल है, यहां सोच कर देखिए इंडिया आगे आने वाले समय में चाइना को कैसे भी करके चैलेंज कर सकता है। इसीलिए इंडिया चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। पर यहां अगर आप इसे देखें तो ये वाला प्रोजेक्ट अगर आपको दिखाई देगा पाकिस्तान के साथ, यहां अगर ये प्रोजेक्ट दिखाई दे तो यहां पर आपको दिखेगा काश्मीर से लेकर ग्वादर पोर्ट तक, यहां भी चाइना जो है एक क्या नाम है नेटवर्क बना रहा है। इसे आप इस तरीके से देखिए, यहां पर कि चाइना जो है यहां काश्मीर से एक प्रोजेक्ट और चालू कर रहा है और ग्वादर तक, यानी इंडिया को, आपको नहीं लगता इंडिया को पूरा घेर लिया गया? इतना ही नहीं, यहां म्यांमार से भी बहुत सारे 2 प्रोजेक्ट्स म्यांमार से भी निकल रहे हैं
कभी नेपाल से, कभी भूटान से, सबके साथ अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ाने की तैयारी यहां चाइना कर रहा है। अब इसका अगला पार्ट अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया यहां पर शांत है। इंडिया ने भी ग्वादर जो पोर्ट यहां पर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके काउंटर में चाबहार को डेवलप करने की सोची और चाबहार से कहीं ना कहीं यहां आगे की तरफ जो है हमारे पोर्ट्स जाते हुए नजर आएंगे, खासकर अफगानिस्तान तक। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि ईरान, अब यह भी ग्वादर वाला ही है, ईरान के साथ इंडिया ने मिलकर एक प्रोजेक्ट जो बनाया वो ये था कि भाई चाइना के प्रोजेक्ट्स तो इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया ने उन्हीं प्रोजेक्ट्स को काउंटर करने के लिए एक सिंपल सा प्लान बनाया था। वो प्लान क्या था कि भाई इंडिया मुंबई से जाएंगे हम यहां बंदर अब्बास, और बंदर अब्बास से यहां से हमारे जहाज जाएंगे बाकू अजरबैजान, वहां हमारी सुषमा स्वराज मैडम भी गई थी, और बाकू, अच्छा बाकू के अंदर एक गणेश टेंपल भी है, वहां से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि इंडिया ने ये एक प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट का सीधा सीधा नाम रख दिया गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की फॉर्म में, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ये कहीं ना कहीं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काटते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां इसे बिल्कुल पहले वाली स्लाइड में देखें तो हमारे को दिखेगा कि असलियत में इस स्लाइड में इंडिया ने क्या किया, मुंबई से ईरान, ईरान से बाकू, बाकू से अजरबैजान, मॉस्को होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग। आपको नहीं लग रहा इंडिया ने एक काट बना दी, यानी इंडिया ने BRI को काट के रख दिया और यहां से एक स्टेप में इंडिया जो है वो कंपैरेटिवली आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ा चाइना। चाइना कौन सा चुप बैठने वाला था, चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान, टर्की जो है यहां उसे पकड़ा, और टर्की को पकड़ के ये कहता है कि भाई तू एक काम कर, तेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, टर्की को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, सॉरी वहां था एर्दोआन। ये एर्दोआन जो था इसको भूत सवार था कि कैसे भी करके उसे, एर्दोआन को कैसे भी करके अपने आप को पावर में बने रहना है, और पावर में बने रहने के लिए उसे इस्लाम के या ऑटोमन एम्पायर के रिवाइवल का नारा देना था। अब ऑटोमन एम्पायर के रिवाइवल का नारा देने का मतलब यह है कि लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड वो बनेगा। अब जैसे ही लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड का नारा आएगा तो यहां पर एक इस्लामिक देश अजरबैजान पकड़ लिया जाएगा। ये वही अजरबैजान है जहां से बंदर अब्बास से हमारा पोर्ट, उसकी राजधानी बाकू जाएगा। और पाकिस्तान, टर्की और साफ तौर पे समझ लीजिएगा अजरबैजान की एक एक्सिस बनाई गई। पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान की एक एक्सिस बनाई गई, और ये जो एक्सिस है ये इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त खतरा बनकर उभर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल एनालिसिस की फॉर्म में जो कि हम करते हैं, इंडिया कांट इग्नोर डेंजरस एडवेंचर्स ऑफ 3 ब्रदर्स इन आर्मेनिया एंड एल्सवियर। ये जो 3 ब्रदर्स हैं, ये जो 3 ब्रदर्स का नाम लिया, यहां पर पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान है। असलियत में यहां पर पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान है। सोच कर देखिए, इन तीनों देशों ने मिलकर मतलब इंडिया के लिए टेंशन, और इसलिए इंडिया कांट इग्नोर डेंजरस एडवेंचर्स ऑफ 3 ब्रदर्स इन आर्मेनिया एंड एल्सवियर। आर्मेनिया या कहीं पर भी इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीक सिटी टाइम्स का आपको न्यूज मिलेगा, एम्बेसडर कजार फरहादोव, द 3 फ्लैग्स ऑफ पाकिस्तान, अजरबैजान एंड टर्की कैन फ्लाई टुगेदर। मैं वही कह रहा हूं ना, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने अजरबैजान से दोस्ती करके बाकू पोर्ट के ऊपर से अपने ट्रेड्स को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो कोशिश करी, चाइना ने पीछे रहते हुए इस पर पलीता लगा दिया।
इंडियन गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठने वाली थी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सोचकर देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे सिंपल फॉर्म में ये किया कि यहां अगर आप देखें तो ईरान से हमने अपना जहाज ने मतलब सामान आर्मेनिया और आर्मेनिया से जॉर्जिया होते हुए रशिया भेजने का प्लान कर लिया। यहां इंडिया का एक नया एक्सिस बनकर उभरा। अब इसमें ईरान कहां खड़ा है? असलियत में अगर देखें तो ईरान एक तीनों की तीनों पावर्स से घिरा हुआ है। कैसे? अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान की टेंशन है, और वो टेंशन असलियत में बलोच फाइटर्स की वजह से है, क्योंकि जो बलूचिस्तान वाला इशू पाकिस्तान के साथ है, वही बलोच वाला इशू जो है वो ईरान के साथ है। पाकिस्तान के अंदर जो बलोच फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना पे हमला करके ईरान में घुस जाते हैं, और ईरान के अंदर जो बलोच फाइटर्स हैं वो ईरान पर हमला करके पाकिस्तान में घुस जाते हैं। और यही कारण है कि उन फाइटर्स के नाम पर, उन फाइटर्स को पकड़ने के लिए, मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अक्सर एक दूसरे पर फायरिंग देखने को मिलती है। दूसरा, ईरान क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि वो शिया लीडर है, शिया वर्ल्ड का लीडर है, और पाकिस्तान एक टिपिकली सुन्नी कंट्री है। नतीजा उसका यह होता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वहां पर शियाओं के ऊपर हमले होते हैं, शियाओं के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब जैसे ही पाकिस्तान में शियाओं के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ईरान को तिलमिलाहट होती है, और वहीं से पाकिस्तान ईरान के रिलेशंस और ज्यादा खराब होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि जो अजरबैजान है ये भी शिया कंट्री है, लेकिन साथ में ये टर्क्स है। अब मजे की बात यह कि टर्की जो है वो सुन्नी है और साथ में टर्क्स हैं। अब यहां शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करके कहा टर्क टर्क भाई भाई। क्यों? क्योंकि टर्की और अजरबैजान का एक कॉमन दुश्मन है। धर्म यहां पर साइड में कर दिया गया, सेक्ट जो है यहां अब रेस एथनिसिटी सामने आ गई। टर्की और अजरबैजान कहते हैं कि वी आर ब्रदर्स। क्यों? क्योंकि तुर्की तुर्की भाई भाई, शिया सुन्नी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में यहां पर ये जो देश है इसका नाम है आर्मेनिया, ये प्रेजेंट है। आर्मेनिया, आर्मेनियन एक रेस और क्रिश्चियन इन पॉपुलेशन है, और आर्मेनिया का टर्की से पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो आर्मेनिया और टर्की ने 15 लाख आर्मेनियंस को मौत के घाट उतार दिया था। 15 लाख आर्मेनियंस को मौत के घाट उतार दिया गया। सोच कर देखिए। तो आर्मेनिया की इससे क्या नाम है, ये आर्मेनिया एक टिपिकल कंट्री आपको दिखाई देगा यहां पर भी। अच्छा, मजे की बात यह है, अजरबैजान का छोटा सा बॉर्डर टर्की से मिलता है, आर्मेनिया का छोटा सा बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है, और अजरबैजान दो तरफ है, आर्मेनिया के दो तरफ है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। वेस्ट में भी एक छोटा सा पार्ट अजरबैजान का है, और टर्की यहां पर असलियत में कॉम्बिनेशन देखिए, टर्की की ईरान के साथ भी दुश्मनी है। अजरबैजान इस पूरे इलाके को अपना मानता है तो उसकी भी ईरान के साथ दुश्मनी है। टर्की की आर्मेनिया के साथ दुश्मनी है। अजरबैजान के अंदर एक नागोर्नो काराबाख है, उसके नाम पर अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई है। ईरान और आर्मेनिया इसीलिए भाई भाई बनते हैं, यानी ईरान और आर्मेनिया एक तरफ है और अजरबैजान और टर्की जो है वो दूसरी तरफ है। यहां आपको दिखेगा कि अजरबैजान का एक दुश्मन, सोचिए अजरबैजान पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हो रहा है, इसीलिए बता रहा हूं कि अजरबैजान जो है वो जैसे ही पाकिस्तान के साथ गया, इंडिया ने आर्मेनिया के साथ दोस्ती बनानी शुरू कर दी, और यहां पर आर्मेनियन ऑक्यूपाइड नागोर्नो काराबाख रीजन है। यहां आर्मेनियन पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, और यही एक कारण है कि यहां पर आए दिन अब लड़ाई होती रहती है, और यह एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है। लेकिन आर्मेनिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही अजरबैजान से लड़ाई होती है, इधर से टर्की और इधर से अजरबैजान दोनों पकड़ के आर्मेनिया के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से पिछली जब अभी कोरोना फेज आया, तो कोरोना फेज के अंदर भी सितंबर अक्टूबर 2020 के अंदर
अजरबैजान 2021 में आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई थी और अजरबैजान ने आर्मेनिया के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था और दुनिया शांत थी। इंडिया ने यही तोड़ निकाला कि भैया असलियत में खेल क्या था कि टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ये एक एक्सेस बना लिया, पीछे खड़ा हुआ है चाइना, ये एक एक्सेस बना लिया। इंडिया ने इसका अल्टरनेट निकाला कि इंडिया, उसके बाद ईरान, ईरान से अजरबैजान, अजरबैजान से जॉर्जिया। शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि उस रोड से जॉर्जिया को भी फायदा होना है। जो रोड हमारी अजरबैजान से होकर जानी थी, यानी बाकू से होकर जानी थी, वहां नहीं जाएगी, अब आर्मेनिया से होकर जाएगी। यानी इंडिया ने जो अल्टरनेट निकाला वो अच्छा था, लेकिन चाइना क्या चुप बैठने वाला था? ये हमारी तीनों जो हेड उस टाइम पर उस मिशन को लीड कर रहे थे, उनकी फोटो है यहां पर। ये जो है ये ईरानियन, आर्मेनियन और इंडियन, ठीक है। अब आगे, नाउ न्यू ट्राइब फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यू ट्राइलेटरल फॉर्म्ड रिलेशंस बिटवीन इंडिया, ईरान, आर्मेनिया टू डीपन। ये है कि हाँ, हम लोग यहां पर सिस्टम को डीप कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने एक स्टेप आगे बढ़ाई और इंडिया टू सप्लाई वेपन्स वर्थ 2000 करोड़ टू आर्मेनिया एज इट फाइट्स टर्की एंड पाकिस्तान बैक्ड अजरबैजान इन डिकेड्स ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये इंडिया का मास्टर स्ट्रोक था कि आर्मेनिया, टर्की और अजरबैजान को मैसेज देने के लिए कि बेटा तुम अगर पाकिस्तान का साथ दोगे तो अब हम वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी गई भाड़ में, बेटा तुम्हारे दुश्मन को हम सपोर्ट करेंगे और खुलकर सपोर्ट करेंगे। 2000 करोड़ के वेपन्स सप्लाई कर दिए और साथ में सुकोई 30 फ्लैंकर्स एंड ट्रेन इट फाइटर पायलट्स एज इट बैटल्स नेक्सस ऑफ अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान यूरेशियन टाइम। इंडिया ऐसा कर सकता है और इंडिया ऐसा पॉसिबली करने जाएगा, करेगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, यानी एक नेक्सस। अब इंडिया ने उसको काउंटर किया। अब चाइना कौन सा चुप रहने वाला था? चाइना को समझ में आया कि यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है ईरान। जब तक ईरान को चाइना कंट्रोल नहीं करेगा तब तक इंडिया अपना इंफ्लुएंस उस इलाके में बनाए रखेगा। ईरान बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एक कंट्री है और इंडिया के लिए उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां आप समझ सकते हैं भाई, टर्की से लेकर अजरबैजान किसके फेवर में आ चुका है? चाइना के। पाकिस्तान तो चाइना के फेवर में है ही। ईरान एक ऐसा कंट्री है जो इस समय पर कहीं ना कहीं अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से इंडिया के फेवर में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब चाइना ने दूसरी गेम खेली। सोचिए, पहली गेम पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान, सॉरी सबसे पहली गेम वो सीपेक। इंडिया कहता है हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसमें अजरबैजान। चाइना ने क्या किया? टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान के को फ्लो करवाया। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, आर्मेनिया। अब पता लगा आर्मेनिया के साथ यहां पर सबसे मेन की रोल में कौन है? ईरान। अब चाइना ईरान को टारगेट करता है। पहली बात, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है। देखो यार, जिसके पास इतनी डीप पॉकेट्स होती ना, इतना पैसा होता है, $400 बिलियन, यकीन मानिए किसी भी देश को $400 बिलियन देने का मतलब यह है कि अगले 25 साल में आप कितना ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। जबकि इंडिया के पास खुद टोटल 600 या $640 बिलियन इस टाइम पर रिजर्व्स हैं। $640 बिलियन के रिजर्व्स होने का सीधा मतलब यह है कि और चाइना का $400 बिलियन का वादा करने का मतलब यह है कि तुम्हारी जो पूरी बचत है ना, उतनी वो अकेले एक देश में इन्वेस्ट कर रहा है। ईरान पगला जाएगा। अब ईरान के अंदर $400 बिलियन की मदद की बात करी। दूसरी तरफ यहां सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती करवा दी और सऊदी अरेबिया को कहा तू भी मेरे पाले में रह। ये वही अमेरिकन पॉलिसी है जो अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में अपनाता है, जो इजराइल और सऊदी अरेबिया के मामले में अपनाता है। चाइना ने वही पॉलिसी ईरान और सऊदी अरेबिया के मामले में अपनाई और यह कहा कि तुम दोनों दोस्ती करो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पहले जो तालिबान की ईरान से लड़ाई हुई थी, वह लड़ाई अब साफ तौर पर नजर आ रही है
कि यहां पॉसिबली ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए अमेरिका ने किया, और यहां पर पाकिस्तान, मतलब अमेरिका ने तालिबान को भड़काया कि ईरान पे हमले करो और पाकिस्तान के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर करो, और चाइना ने इसका काउंटर निकाला। काउंटर क्या निकाला? चाइना कहता है काम करो यार, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक टेररिज्म। उसने अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, उसने कहा हमारी प्रॉब्लम है टेररिज्म, और क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है टेररिज्म, तो यहां पर उस टेररिज्म के अगेंस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान टू कॉल ऑन तालिबान टू फॉर्म इंक्लूसिव गवर्नमेंट, कि भैया आप एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ, यानी सबको बनाए रखने की। 13 अप्रैल को कहा अपने साथ, और साथ में इन्होंने एक पैक्ट किया कि इस इलाके के अंदर खासकर कौन सा इलाका? ईरान और पाकिस्तान वाला इलाका जो है तालिबान वाला, इस इलाके में हम टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। सोचकर देखिए, इस टाइम पर चाइना ईरान को अगर अपने पाले में कर लेता है तो यह पूरा रास्ता इंडिया के लिए ब्लॉक हो चुका होगा अलग अलग तरीके से। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया यहां किसी तरीके से बच सकता है, या इंडिया कुछ ऐसा खेल कर सकता है? तो यहां देखेंगे ना, चाइना ट्रम्प्स द इंडिया सऊदी ईरान डील, येट मच क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। कि चाइना ने 2 डील्स कर ली है, लेकिन फायदा, ज्यादातर क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाना चाहिए। ईरान पाकिस्तान ट्राई टू पैच थिंग्स अप विद सलामी विजिट, एक विजिट हुई थी अभी, सलामी विजिट। सलाम जो मतलब इनके जो क्या नाम है, एक दूसरे के जो देशों में आ रहे हैं, वो उस विजिट को जेरूसलम पोस्ट ने कहा, समझे, डिपनटाइज कॉपरेशन ही छोड़ो, यहां असली खेल ये जो पूरे इस वीडियो का क्रक्स है कि ईरान के ऊपर चाइना इस टाइम पर बिल्कुल नजरे गड़ाए बैठा है कि कैसे भी करके ईरान जो है वो चाइना के पाले में चला जाए, और जैसे ही ईरान चाइना के पाले में जाएगा, इंडिया के रास्ते बंद हो जाएंगे। यहां इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है वो दिखानी पड़ेगी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि हम वहां सीधे सीधे तौर पर कुछ ना करके किसी ना किसी तरीके के कल्चरल, रिलीजियस और दूसरे इवेंट्स को सपोर्ट करें, और वहां से अपना कनेक्ट क्रिएट करें। एक इनविटेशन आया है, क्या? ईरान क्रिकेट कोच अर्जेस बीसीसीआई टू सेट अप इंटरनेशनल स्टेडियम इन चाबहार, होप्स इरानियन प्लेयर्स मेक इट टू आईपीएल। ये बड़ा गजब है, ये स्टेप समझिए। कल्चरल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का जो एक डीप रूटेड एक जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस है, वो इसलिए नहीं है कि इंडिया बहुत ज्यादा पैसा तालिबान को दे रहा है ना, वो इसलिए है कि इंडिया ने एक इमेज बनाई तालिबान के अंदर, और तालिबान के लोगों ने उस इमेज को यूज किया, देखा कि हाँ वो है। जैसे वहां पार्लियामेंट हाउस बना दिया, वहां सलमा डैम बना दिया, वहां जयरान से लेकर दूसरे लंबे चौड़ी एक जो रोड, दिलाराम रोड है, वो बना दी। इसी तरीके से ब्रिजेस बना दिए, उसी तरीके से स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, और जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर डेवलप किया जा सकता था किया। अच्छा, मजे की बात ये, इंडिया का उसमें ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से $8 बिलियन या $1 बिलियन खर्च हुआ था, मैक्सिमम $1 बिलियन। जो इमेज अमेरिका अपना लगभग $100 बिलियन खर्च करने के बाद नहीं बना पाया, और आम तालिबानी जो है वो अमेरिका को दुश्मन ही मान रहा है, वहां इंडिया ने महज $1 बिलियन खर्च किया और सॉफ्ट पावर दिखाई, आम आदमी से कनेक्ट किया, और उस आम आदमी की कनेक्ट का असर यह हुआ कि आम आदमी का मतलब आम आदमी के इन्फ्लुएंस में सरकारें भी इंडिया के साथ अच्छा बिहेव कर रही है। तालिबान ने कभी इंडिया के साथ बुरा बिहेव नहीं किया, कम से कम इस बार आने के बाद, जब पूरी दुनिया के दुनिया के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, इंडिया के लिए इंडिया के जहाज को उतारा गया, और इंडियंस को
आने की परमिशन खुलकर दी गई, देयर वाज नो प्रॉब्लम। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि जो सॉफ्ट पावर का इन्विटेशन है, खासकर क्रिकेट का, जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम को खड़ा किया गया, जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम को सपोर्ट किया गया क्रिकेट के अंदर, उसी तरीके से अगर ईरान की टीम को भी सपोर्ट किया जाए तो एक तो अच्छा मजे की बात पता है क्या है कि यहां एक टाइम जोन का गेम है। इंडिया आईपीएल के जितने भी मैचेस हैं, जब जब वो इंडिया में होंगे तो भाई अगर वो 2 बजे भी हो रहे हैं तो यहां से लेकर मतलब अगर वो दोपहर को 2 बजे हो रहे हैं तो वहां सुबह 8 बजे देखे जा सकते हैं। 8 बजे ज्यादा बता रहा हूं मैं, मतलब 2 से 3 घंटे का असर होगा, ज्यादा नहीं होगा, ये समझ लीजिए। शॉर्ट में ये वो रीजन है बांग्लादेश से लेकर ईरान तक। सोचकर देखिए, क्रिकेट क्रिकेट यहां इंडिया क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान तक, ईरान तक के इलाकों को अपने इन्फ्लुएंस में ले सकता है। श्रीलंका में चाइना ने खूब कोशिश करी, खूब जबरदस्त कोशिश करी, चाइना आगे बढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो जो कल्चरल टाइज है ना इंडिया के साथ, उनको नहीं मैनेज कर पाया। नेपाल के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी वो क्या नाम है, प्रचंड जो है वो बने, उन्होंने गलती से ही सही, हालांकि इनका एक पॉलिटिकल ब्लेंडर था, गलती से ही सही उन्होंने मान लिया कि इंडियन बिजनेसमैन की वजह से मुझे ये जगह मिली है या ये जो पावर है ये मिली। शॉर्ट में समझिए, इंडिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो दिखाई दे रहा है। और अब तो बीजेपी और आरएसएस जो है नेपाल के अंदर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देके कहीं ना कहीं हिंदू हिंदू भाई के नाम पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नेपालियों के दिमाग पर से वो जो कम्युनिस्ट आइडिया है वो खत्म होता हुआ नजर आए। अगर इस तरीके का कोई कल्चरल टाई ईरान के साथ बन जाता है तो इंडिया को बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और उस इन्फ्लुएंस का फायदा इंडिया चाइना के बहुत बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट को काउंटर करने के लिए ले सकता है। लेकिन शर्त यह है, उसके लिए बहुत ही डेडिकेटेडली इस कल्चरल इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना पड़ेगा। कल्चरल पार्ट वो होता है जो कि किसी भी देश के अंदर बनाने में भी कई दशक लगते हैं, लेकिन उसको मेंटेन, उसको तोड़ने में भी अगले कई दशक लग जाते हैं। इंडिया का रशिया के साथ कल्चरल टाई अप नहीं हो पाया। इंडिया का अमेरिका और ब्रिटेन के साथ कल्चरल टाई अप था, जो ब्रिटेन ने लगभग 100 साल, 100 साल लगातार मेहनत करके बनाया, अंग्रेजी सिखा के, खाने पीने से लेकर हर चीज के अंदर अपना मेहनत करके या हमारे देश के अंदर बदलाव लाके। आज वही टाइज हैं जो हम लोग भले ही जितना मर्जी रशिया को अपना दोस्त कह ले, लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क जाके ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। ये कल्चरल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए ऐसे कल्चरल टाइज एस्टेब्लिश करना एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया कितना कर पाता है, भरोसा तो पूरा है कि कर लेगा, क्योंकि बीसीसीआई के पास धन का अंबार है, पैसा जबरदस्त है, फ्लो तो मतलब जबरदस्त लेवल पर है। और अगर उसमें से एक सेक्शन इंडिया के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर भी देता है तो बुराई कुछ नहीं है। अब आगे क्या है दोस्तों, वो तो अभी समय की गर्भ में है, लेकिन हाँ ये है कि ये एक नई स्टेप दिखाई दे रही है। अब ये है कैसी, क्या, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।